हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। ये है हमारा डेली क्विज फॉर यूपीएससी और आज है 13 मार्च 2017। सो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं आज के टॉपिक। फर्स्ट इज रोहिंग्या इशू, नेक्स्ट इज कन्वेंशन ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ, थर्ड इज कमीशन ऑन रेलवे सेफ्टी, फोर्थ इज एंडोसल्फान, फिफ्थ इज मंकी फीवर, नेक्स्ट इज रिमूवल प्रोसीजर ऑफ सीजीआई एंड नेक्स्ट इज जिका वायरस, नेक्स्ट इज हाइपरलूप एंड लास्ट इज थय्याम। सो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट रोहिंग्याज एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो रोहिंग्या के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द रोहिंग्या पीपल आर मुस्लिम इंडो आर्यन पीपल्स फ्रॉम द रखाइन स्टेट ऑफ म्यांमार। नेक्स्ट इज द रोहिंग्या हैव सिटीजनशिप स्टेटस ऑफ बोथ म्यांमार एंड बांग्लादेश टू। ओके, दोनों की उन्हें सिटीजनशिप स्टेटस प्रोवाइड की जा चुकी है। सो कौन सा करेक्ट है ये पूछा है। ओनली वन करेक्ट, ओनली टू करेक्ट, बोथ करेक्ट एंड बोथ इनकरेक्ट। सो ये जो फर्स्ट बात है ना ये करेक्ट है, दैट इज ये मुस्लिम इंडो आर्यन पीपल्स है फ्रॉम रखाइन स्टेट और जिसको अभी अराकन नाम से जाना जाता है। लेकिन सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि इनको किसी भी मतलब ना ही म्यांमार और ना ही बांग्लादेश दोनों भी कंट्रीज से सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर हो जाता है इस वजह से हमारा ए ओनली, दैट इज वन ओनली। तो रोहिंग्या पीपल हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज अमंग द वर्ल्ड्स लीस्ट वांटेड एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज। तो सबसे ज्यादा मतलब परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज में से एक ये रोहिंग्या पीपल होते हैं। ये मुस्लिम माइनॉरिटी है जो रहते हैं रखाइन स्टेट में, फॉर्मली नोन एज अराकान। यहाँ पे ये म्यांमार का पार्ट है अराकान, यहाँ पे बांग्लादेश स्टार्ट होता है, ये म्यांमार है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला ऐसे। एंड नेक्स्ट इज द रोहिंग्या पीपल आर कंसिडर एज स्टेटलेस एंटिटी। ओके, इस वजह से सिटीजनशिप स्टेटस नहीं है, स्टेटलेस एंटिटी एज द म्यांमार गवर्नमेंट हैज बीन रिफ्यूजिंग टू रिकॉग्नाइज देम एज वन ऑफ द इथनिक ग्रुप ऑफ द कंट्री एंड फॉर दिस रीजन द रोहिंग्या पीपल लैक लीगल प्रोटेक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार and are regarded as refugees from Bangladesh. Okay, बांग्लादेश में भी इनको रेफ्यूजी का स्टेटस है और म्यांमार में कुछ भी स्टेटस नहीं है, मतलब इनको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते एज ए स्टेट एंटिटी। और इसके साथ साथ हमने जो अभी एक सिटीजनशिप बिल पास होने वाला है जो आया है, उसमें भी रोहिंग्यास के लिए कोई भी प्रावधान इंडिया ने बनाया नहीं है। इस वजह से हमारे सेक्युलर स्टेटस पे भी क्वेश्चन उठाया जा रहा है, मतलब इन कंट्री। और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है क्योंकि मतलब पिछले 6 महीनों से जो रोहिंग्याज है उनमें एक मिलिटेंसी एक्टिविटीज बढ़ रही है, मतलब ये भी अब एक कुछ उग्रवाद का रूप ले रहे हैं। और साथ ही साथ जब आईसिस पीछे हो रहा है फ्रॉम सीरिया और इराक से, मतलब उनकी जो स्पेस है वो कम हो रही है, तो अगर इस पर्टिकुलर पार्ट में मतलब म्यांमार में अगर ये जिहाद लेते हैं, जिहाद का रूप लेते हैं, तो हमारे लिए मतलब हमारे नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही निगेटिव इफेक्ट करेगा। और साथ ही साथ अगर इस वजह से रेफ्यूजीज भी बढ़ते हैं तो भी वो हमारे लिए कुछ मतलब निगेटिव इफेक्ट कर सकता है। सो इस वजह से ये न्यूज़ में था, इंडियन एक्सप्रेस की आज इस पे न्यूज़ थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट कन्वेंशन ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। The Convention on the Continental Shelf was international treaty created to codify the rules of international law related to continental shelves. Next is the treaty established the right of sovereign state over the continental shelf surrounding it if there any. Next is being continental shelf, the treaty do not comes under the United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS. And next is हेंस मतलब थर्ड की वजह से हेंस इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूएन। ओके, तो ये यूएन का पार्ट है या नहीं ये पूछा है, अनक्लॉज का पार्ट है या नहीं ये पूछा है, और बाकी जो दो स्टेटमेंट्स है दैट इज क्यों है और क्या। ओके, सो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ओनली वन करेक्ट, 1 and 2 करेक्ट, 2 and 3 करेक्ट एंड ऑल करेक्ट। सो जो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, सेकेंड करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है क्योंकि ये अनक्लॉज का पार्ट है और अनक्लॉज का पार्ट है, इस वजह से ये इट इज ऑब्वियसली इट इज अ पार्ट ऑफ यूएन ऑल्सो। सो ये न्यूज़ थी इंडिया टू लूज प्रेजेंस ऑफ यूएन साइंटिफिक पैनल, हिंदू की न्यूज़ थी। तो जैसे कि हमने कहा कि 1982 से ये अनक्लॉज का पार्ट है और ट्रीटी किस 7 टॉपिक्स पे डील करती है। ये जो ट्रीटी है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन की
नाम क्या, कन्वेंशन ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये 7 टॉपिक्स पे डील करती है. दैट इज रेगी में गवर्निंग द सुपरजिशन वाटर एंड एयर स्पेस. ओके, नेक्स्ट इज laying or maintenance of the submarine cables or submarine cables and pipelines. Next is the regime governing navigation, fishing, scientific research and coastal states competence in this area, scientific and coastal. Okay, scientific research and coastal state competence. Next is delimitation and last is tunneling. तो ये जो 7 बातें हैं, इन 7 बातों पे ये ट्रीटी काम करती है. अगर इसके बारे में कहीं भी पूछा जाए कि मेंस में, तो ये 7 बातें लिखोगे तो सब मतलब पूरा कवर हो जाएगा पार्ट. और देख लेते कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है. तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये एरिया जो है मतलब जस्ट जहाँ से सी जो और कुछ स्टार्ट होता है वो पार्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है. तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज अंडर वाटर लैंड मास which extends from continent resulting in an area of relatively shallow water known as shelf sea. Shallow water and underwater land mass. Okay. Next is under the United Nations Convention on Law of the Sea, the name continental shelf was given a legal definition as the stretch of seabed adjacent to the shores of particular country to which it belongs. मतलब जो अनक्लॉज है उसमें पहली बार इसको एक लीगल स्टेटस दिया गया है कॉन्टिनेंटल शेल्फ को. ओके, ऑलराइट, इतना समझ आया. देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट कमीशन ऑफ द रेलवे सेफ्टी एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. अभी यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है. ओके, सो स्टेटमेंट देख लेते हैं. द कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी इज गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ इंडिया सबऑर्डिनेट टू मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. नेक्स्ट इज the commission is the rail safety authority in India as directed by Indian Railways Act 1989. Okay, and next is the agency investigates rail accidents and its head office is located in Lucknow. Okay, so incorrect कौन सा ये पूछा है. थर्ड only, 1 and 2, none and all. so इसका ये लग सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आती है नहीं, लेकिन हाँ ये बात सही है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आता है. और रेलवे एक्ट 1989 इसको अथॉरिटी है. एंड लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है और ये रेल एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन करता है. ये तीनों बातें सही होने की वजह से तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है. सो हमें इनकरेक्ट पूछा है, सो हमारा आंसर हो जाता है सी, नन. ऑलराइट, या ये जो हमारे 16 जोनल रेलवेज है इनके साथ साथ दिल्ली मेट्रो रेलवे, DMRC दैट इज दिल्ली, नेक्स्ट इज मेट्रो रेलवे कोलकाता, MRTS चेन्नई एंड कोकन रेलवे, ये भी इसके जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है. मतलब अगर यहाँ पे भी कुछ रेलवे एक्सीडेंट्स वगैरह हो तो इनका भी इन्वेस्टिगेशन ये जो अथॉरिटी है कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी ये कर सकती है. ऑलराइट, और अगर रेलवे सेफ्टी के बारे में कुछ भी कहीं पे भी पूछा जाए मेंस में तो अनिल काकोडकर समिति का जो रिपोर्ट है उसके बारे में आप कोट कीजिए. ऑलराइट, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4. बिकॉज ऑफ इट्स थ्रेट्स टू ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरमेंट, a global ban on manufacture and use of endosulfan was negotiated under the तो एंडोसल्फान पे बैन किसके अंडर लगाया गया है. ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल, नेक्स्ट इज पेरिस एग्रीमेंट, थर्ड इज स्टॉकहोम कन्वेंशन एंड लास्ट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. सो इसका जो ऑप्शन आंसर है दैट इज एंडोसल्फान पे बैन जो है वो स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंडर लगाया गया है. सो हमारा आंसर है सी. स्टॉकहोम कन्वेंशन कब आया था? अप्रैल 2011 में, और मिड 2012 से इस पे बैन लगाया जा चुका है, लेकिन कुछ 5 सालों के लिए एग्जेम्पशंस भी दिए गए हैं. और इस एग्जेम्पशन के अंडर ही अभी इंडिया, चाइना और बाकी कुछ देशों में इसका एंडोसल्फान का एक्सटेंसिवली अभी भी यूज चल रहा है. एंडोसल्फान क्या है? तो ये एक पेस्टिसाइड है जो मतलब पेस्ट को कंट्रोल करता है और इस वजह से एग्रीकल्चर में बहुत बार यूज किया जाता है. लेकिन ये वल्चर जो एनिमल होते हैं इनके लिए बहुत ही बैड इफेक्ट कर रहा है, और जो आउल वगैरह है इन पे इसका बहुत ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट हो रहा है. सो साथ ही साथ हमारे जो बाकी ऑप्शन है वो किस लिए ये देख लेते हैं. तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है तो इट टू रिडक्शन ऑफ द ग्रीन हाउस इमिशन. पेरिस एग्रीमेंट किस लिए है? ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन मिटिगेशन, एडॉप्शन एंड फाइनेंस स्टार्टिंग इन 2020. एंड नेक्स्ट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये किस बात के लिए है? on substances that deplete the ozone layer. Montreal ozone and Kyoto greenhouse, and Paris में भी greenhouse है लेकिन इसका
जो स्कोप है वो ज्यादा ब्रॉड है क्योटो प्रोटोकॉल से। ऑलराइट, देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट मंकी फीवर एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे करेक्ट पूछा है। ओके, मंकी फीवर करेक्ट स्टेटमेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज कैस्नूर फॉरेस्ट डिसीज। कैस्नूर फॉरेस्ट डिसीज। नेक्स्ट इज इट इज एंडेमिक टू साउथ एशिया। थर्ड इज द डिसीज इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। And fourth is the disease was first reported in Karnataka, India in March 1957. So हमें करेक्ट पूछा है और ऑप्शंस दिए 1 and 2 करेक्ट, 1, 2 and 4 करेक्ट, 2, 3 and 4 करेक्ट एंड ऑल करेक्ट। सो ये जो है मंकी फीवर, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, कैस्नूर फॉरेस्ट डिसीज। तो ये बात सही है, ये एंडेमिक है साउथ एशिया के लिए, नॉट अफ्रीका, साउथ एशिया के लिए एंडेमिक है, ये बात भी सही है। और सबसे पहले ये कर्नाटका में रिपोर्ट किया गया था 1957 में, ये बात भी सही है। लेकिन ये बैक्टीरिया से नहीं होता, ये होता है वायरस से। सो हमारा आंसर जो है वो है बी, 1, 2 and 4। तो ये न्यूज है आज की हिंदू की, द कर्नाटका में मंकी फीवर क्लेम्स 1 more life। ओके, ये कर्नाटका का यहाँ पे एरिया है जहाँ पे ये पिंक कलर, जहाँ पे ये जो फर्स्ट है ना, ये है कैस्नूर फॉरेस्ट डिजीज। कैस्नूर फॉरेस्ट यहाँ पे आता है और ये पिंक एरिया है जहाँ पे ये डिसीज सबसे ज्यादा देखा जाता है और इट इज एंडेमिक टू साउथ एशिया ओनली। यहाँ पे आप देख सकते हो ये के इसका मेन नाम जो है वो ये है, कैस्नूर फॉरेस्ट डिसीज इज अ थिक बोन वायरल हेमोरेजिक फीवर एंडेमिक टू साउथ एशिया। द डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस। ऑलराइट, हमने ऑप्शन में बैक्टीरिया कहा था, यहाँ पे होता है वायरस से, बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ फ्लैविविराइडी which is also include yellow fever and dengue fever। ये याद रखना है कौन से फैमिली के अंडर आता है। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट इज द डिसीज वाज फर्स्ट रिपोर्टेड फ्रॉम कैस्नूर फॉरेस्ट कर्नाटका इन मार्च 1957। द डिसीज फर्स्ट मैनिफेस्टेड एज एपिजोटिक आउटब्रेक अमंग द monkeys, killing several of them in year 1957। और इसी वजह से इसको मंकी फीवर या मंकी डिसीज भी कहा जाता है। ओके, तो देखते हैं हमारा 6th क्वेश्चन। Consider the following about removal procedure of Chief Justice of India, CJI की removal procedure. The judge of Supreme Court may be removed from his current office by an order of President. Order of President. Okay. Next is there are only 2 grounds of removal: incompetency or proved misbehavior. Okay, incompetency and proved misbehavior. Next is so far no judge of the Supreme Court has been removed by impeachment process. Next is the procedure for removal of judges is regulated by Judges Inquiry Act 1968. All right. So true कौन सा ये पूछा है, 1 and 2 correct, 2 and 3, 1, 2 and 3 and all of the above. So आप पॉज करके एक बार चाहे तो फिर से पढ़ लीजिए, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है डी, दैट इज ऑल करेक्ट। ओके, सो बाकी तो कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए इसका, तो डायरेक्टली हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 7. Consider the following about Zika virus. Zika is primarily spread by the male Aedes aegypti mosquito. Next is its name comes from the Zika forest of Uganda. And third is the Zika virus can spread by vertical or mother to child transmission during pregnancy or at the delivery. Okay. So इसमें भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा ये पूछा है, तो ऑप्शंस दिए गए हैं 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, 2 and 3 करेक्ट एंड ऑल करेक्ट। तो ये देखिए थर्ड से जाते हैं, ये बात सही है कि ये वर्टिकली स्प्रेड हो सकता है, मतलब और मदर टू चाइल्ड कैसे भी स्प्रेड हो सकता है, और डिलीवरी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कभी भी हो सकता है। नेक्स्ट इसका नाम जो है जीका फॉरेस्ट, ये युगांडा की फॉरेस्ट की वजह से इसका नाम आया है, जहाँ पे ये सबसे पहले लोकेट किया गया था। तो 2 and 3 करेक्ट है। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि ये मेल एडिस इजिप्टी से नहीं फैलता, तो फीमेल। ऑलराइट, यहाँ पे ये बात थोड़ी सी देखनी है अच्छे से। सो हमारा आंसर जो है वो करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट होता तो ए आंसर होता, लेकिन करेक्ट पूछा इस वजह से हमारा आंसर है सी। ओके, सी। जीका वायरस इज अ मेंबर ऑफ वायरस फैमिली फ्लैविविराइडी। सो जो मंकी डिसीज में भी यही फैमिली। ऑलराइट, इट स्प्रेड बाय daytime active female Aedes mosquito. The name comes from Zika forest of Uganda where the virus was first isolated in 1947. The Zika virus is related to dengue, yellow fever, मतलब इनसे रिलेट करता है। ओके, एंड वेस्टर्न नाइल वायरस।
The infection known as Zika fever or Zika virus disease often cause no or only mild symptoms, मतलब symptoms जो है वो कुछ ज़्यादा दिखाता नहीं है और इस वजह से इसका डिटेक्शन में भी प्रॉब्लम आता है। ओके, और बाकी इसमें क्या बात इंपॉर्टेंट है, तो Zika can be spread from a pregnant woman to her fetus. This can result in microcephaly. Microcephaly ये पर्टिकुलर डिसीज हो जाता है, मतलब जिसमें बच्चे जो न्यूबॉर्न चाइल्ड है उसका हेड जो है वो छोटा हो जाता है। ओके, सेवरल ब्रेन malformations and other defects. Zika infections in adult may result in rarely Guillain-Barré syndrome. ये कुछ नाम है, देख लीजिए आप फिर से एक बार। Zika can be transmitted from men and women to their sexual partners. And the causes of transmission, blood transfusion, ये भी recently blood transfusion ये भी ये भी एक ट्रांसमिशन मोड हो सकता है जीका का। रिसेंटली ऐसी 2 केसेस जो है वो देखी जा चुकी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ऑलराइट, सो देखते हैं हमारा 8th क्वेश्चन, व्हाट इज हाइपरलूप। ये भी हिंदू की न्यूज थी, तो देखते हैं हमारे ऑप्शन। अ सिस्टम वेयर magnetically leviating capsules are sent at high speeds. Next is an antivirus software. Hyperloop is an antivirus software. Next is Hyperloop is a space shuttle to be sent to explore the universe. And last option is an IT hijacking software used for high security purposes. Alright. So इसका जो आंसर है वो आपने हिंदू में पढ़ा ही होगा। इसका आंसर है A. That is a system where magnetically leviating capsules are sent at high speed. जी इसमें मतलब ये जो हमारी मैग्नेटिक लेविएटिंग ट्रेन्स होती है, इसका ये एक पर्टिकुलर टाइप है होगा जिसमें बहुत ही ज़्यादा स्पीड पे एक ऐसा कैप्सूल बनाया जाएगा, उसमें से ट्रेन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पास होगी। और ये न्यूज़ थी, व्हाट इज हाइपरलूप व्हेन वी कैन सी इट। जी ये आइडिया किसकी है, तो इलॉन मस्क जी, इनको मतलब ये जो आयरन मैन है ना, उन्हें ये ओरिजिनल आयरन मैन कह सकते हैं। इनकी बहुत ही साइंस के लिए ये बहुत ही कुछ करते रहते हैं। एंड इट इज अ सिस्टम वेयर मैग्नेटिकली लेविएटिंग कैप्सूल्स आर सेंट एट हाई स्पीड थ्रू लो प्रेशर ट्यूब्स, thereby potentially reducing the transporting time of people and goods more than 80%। मतलब क्या हमें याद रखना है, मैग्नेटिक लेविएशन है, कैप्सूल यूज करते हैं और हाई स्पीड पे लो प्रेशर ट्यूब्स। ऑलराइट, such system is now being developed to connect Abu Dhabi and Dubai। अबू धाबी और दुबई को कनेक्ट करने के लिए ये सिस्टम बनाई स्टार्ट कर दिया गया है। सो देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस एंड स्ट्रोक विथ इंटीग्रेशन ऑफ आयुर्वेदा, होम्योपैथी एंड यूनानी। इट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। सो इन तीनों पार्ट्स को ऐड करके कौन एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लॉन्च करने वाला है, ये पूछा है। सो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, सी इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड लास्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस। ऑलराइट, सो इसका आंसर जो देख लेते हैं हम, इसका आंसर है बी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ये PIB की न्यूज़ थी पर्टिकुलर, आप पढ़ लीजिए। और इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि पहले क्या होता था एंशिएंट टाइम्स में, एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाई जाती थी जिसमें पेशेंट पे ध्यान दिया जाता था कि पेशेंट को क्या हुआ है और उस वजह और फिर हमें क्या सॉल्यूशंस फाइंड करने होंगे। ये पहले मतलब एंशिएंट टाइम में ये प्रोसेस अपनाई जाती थी। लेकिन अभी क्या किया जाता है, तो एक पहले डिसीज कौन सा ये देखते हैं और फिर डिसीज स्पेसिफिक जो है स्टडी की जाती है मॉडर्न सिस्टम में। तो अभी ये क्या करना है, इन दोनों अप्रोचेस अलग अलग है। सो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इन 3 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके, कौन सी है ये आप चाहे तो एक बार हम देख लेते हैं। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड आयुर्वेदिक साइंस, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड होम्योपैथी एंड सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी। इन तीनों के साथ मिलके आयुष मिनिस्ट्री जो है एक नया प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहा है जिसमें इन तीनों आयुर्वेदा, होम्योपैथी और यूनानी को एक साथ लाके कैंसर, डायबिटीज और कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस एंड स्ट्रोक के बारे में रिसर्च की जाएगी। ओके, सो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, द प्रोग्राम टू प्रिवेंशन एंड अर्ली डायग्नोसिस ऑफ दीज डिसीजेस, रिड्यूसिंग द कॉम्प्लिकेशंस एंड रिड्यूसिंग द ड्रग डिपेंडेंसी थ्रू दिस सिस्टम। ऑलराइट, समझ आ रहा है ये?
देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, द थैयाम इज कंसर्न विद, सो किस स्टेट से बिलोंग करता है? केरला, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एंड तेलंगाना। सो जी इसका आंसर है ए, केरला। इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ऐसे इनको थैयाम कहा जाता है। थैयाम इज पॉपुलर रिचुअल फॉर्म ऑफ वर्शिप इन नॉर्थ मलाबार, केरला। ऑलराइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको ही मतलब ऐसे एज ए गॉड कंसिडर करके लोग इनसे इनकी वर्शिप करते हैं, थैयाम। ओके, और साथ ही साथ ये मलाबार के साथ कहाँ पे, द सिमिलर कस्टम इज फॉलोड इन मैंगलोर रीजन ऑफ नेबरिंग कर्नाटका नोन एज भूटा कोला, भूटा कोला। इसके बारे में आपने न्यूज में पढ़ा होगा, एक कुछ एड कुछ कोई छोटा सा एक पार्ट था थैयाम के बारे में, सो हमने ये ऐड कर लिया। और कहाँ पे होता है ये? मलाबार। मलाबार के बारे में और एक क्या बात याद रखनी है, मलाबार एक्सरसाइज किन दोनों के भी किन के बीच होती है? सबसे पहले होती थी इंडिया एंड यूएसए के बीच में, और कुछ 2 या 3 साल पहले इसमें जापान को भी ऐड कर लिया गया। सो अभी मलाबार एक्सरसाइज होती है इंडिया, यूएसए एंड जापान के बीच। ऑलराइट, तो ये बात भी हमें याद रखनी है। सो ये थे आज के क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।